नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल ज्ञान फॉर श्योर में स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज के कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे किस सेक्टर में कितने वर्कर्स हैं और उसका इंडियन इकोनॉमी पर क्या प्रभाव रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन चीजों को देखेंगे। उससे पहले हम जो हमने लास्ट वीडियोज में पढ़ा था एक बार जल्दी से उन्हें रिमाइंड कर लेते हैं। जैसे लास्ट वीडियोज में हमने देखा था प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्जरी सेक्टर के बारे में। तो भाई प्राइमरी सेक्टर क्या था? जिसमें एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज हो। अलाइड एक्टिविटीज मींस माइनिंग, एग्रीकल्चर, फार्मिंग, डेयरिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज पे सीधे सीधे डिपेंडेंट हो। फिर सेकेंडरी सेक्टर आता है। भाई सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? जिसमें मैन्युफैक्चरिंग हो, कंस्ट्रक्शन हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर को हम मोटा मोटा इसमें रख सकते हैं। फिर टर्जरी सेक्टर आता है। टर्जरी सेक्टर में क्या आती हैं? सारी तरीके की सर्विसेज टर्जरी सेक्टर के अंदर आती हैं। अब सर्विसेज किस तरीके की हो सकती हैं? भाई जैसे बैंकिंग हो गई, इंश्योरेंस हो गई, या ड्राइवर हो गए, टीचर हो गए, ये सारी सर्विस सेक्टर के अंतर्गत सर्विसेज आती हैं। अब हम आगे देखते हैं। तो यहां तक क्लियर हो गया। लास्ट वीडियोज में हमने ये तीनों सेक्टर्स के बारे में देख चुके थे। अब आगे हम बढ़ते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर को हम देखते हैं। प्राइमरी सेक्टर जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं जीडीपी के बारे में। जीडीपी क्या है? जितनी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज किसी भी देश की बाउंड्रीज के अंदर हम एक साल के अंदर प्रोड्यूस्ड करते हैं उसे हम कहते हैं जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इस चीज को मैं आपको डिटेल्ड में समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, पर फिलहाल जिस चीज पे हम है वर्कर्स के कंपोजिशन पर, उस चीज पर रहते हैं। तो राइट, सबसे पहले हम प्राइमरी सेक्टर को देखते हैं। प्राइमरी सेक्टर में किस तरीके से जीडीपी में ये कंट्रीब्यूट करता है। तो भाई प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चरल अलाइड एक्टिविटीज आती हैं। किस तरीके से कंट्रीब्यूट करता है प्राइमरी सेक्टर? प्राइमरी सेक्टर जीडीपी में 7.66% करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से कंट्रीब्यूट करता है। करंट मार्केट प्राइस जो आज की डेट में चल रहा है। और लेकिन एक चीज हमने लास्ट वीडियोज में अपने इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ा था। तो हम किसी भी चीज की अगर हमें एक्चुअल वैल्यू निकालनी है तो हमें कांस्टेंट मार्केट प्राइस पे ये चीज निकालनी होगी। तो कांस्टेंट मार्केट प्राइस के हिसाब से प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी में कितना योगदान है? लगभग 15% के आसपास ये कांस्टेंट मार्केट प्राइस में कंट्रीब्यूट करती है जीडीपी में। यानी प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी में योगदान काफी कम है, लेस देन 20%। अब हम इसमें देखते हैं कितने वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं। प्राइमरी सेक्टर में टोटल वर्कफोर्स के लगभग 43% वर्कफोर्स प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड है। यानी हर 100 में से 43 लोग प्राइमरी सेक्टर्स में काम करते हैं। और जबकि ये जीडीपी में लेस देन 20% कंट्रीब्यूट करता है। यानी मोटा मोटा भी आप जीडीपी को देश की नेशनल इनकम के कमेंसरेट मानिए। बाकी मैं बाद में आपको क्लैरिफाई करूंगा जब प्रॉपर ये वाला सेक्शन शुरू करूंगा। लेकिन फिलहाल आसानी से समझने के लिए आप इतना मानिए कि देश की जो पूरी जो धन है उसमें बस 20% से भी कम प्राइमरी सेक्टर का योगदान है, जिसमें देश की लगभग आधे के आसपास जनसंख्या काम कर रही है। अब सेकेंडरी सेक्टर के बारे में हम देखते हैं। सेकेंडरी सेक्टर जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करता है? भाई सेकेंडरी सेक्टर जीडीपी में करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से लगभग 28% कंट्रीब्यूट करता है करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से। और कांस्टेंट मार्केट प्राइस के हिसाब से लगभग 31%। यानी हम मोटा मोटा एवरेज निकाल सकते हैं लगभग 30% के आसपास सेकेंडरी सेक्टर हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। अब वर्कफोर्स देखते हैं इसमें कितने लोग काम कर रहे हैं। सेकेंडरी सेक्टर में लगभग 26% लोग काम करते हैं सेकेंडरी सेक्टर में। यानी प्रत्येक 100 में से 26 पीपल
यहां काम कर रहे हैं और जिनका जीडीपी में योगदान लगभग 30% के आसपास है। अब हम सबसे लास्ट में देखते हैं टर्जरी सेक्टर, या जिसे हम कह सकते हैं सर्विस सेक्टर। भाई सर्विस सेक्टर में देखो हर तरीके की सर्विस आती है। भाई नॉर्मल ड्राइवर को आप ले लीजिए, या किसी आदमी ने अपनी छोटी शॉप खोल रखी है तो वो भी सर्विस सेक्टर के अंदर आएगा। कोई टीचर है, डॉक्टर है, ये सारे सर्विस सेक्टर के अंदर आएंगे। तो सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड और स्किल्ड तीनों तरीके के पर्सन सर्विस सेक्टर में आ सकते हैं। सर्विस सेक्टर का जीडीपी में कितना योगदान है? करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से योगदान है 54% और कांस्टेंट मार्केट प्राइस के हिसाब से भी लगभग 54%। यानी हम टर्जरी सेक्टर का कितना योगदान है जीडीपी में? लगभग 55% ऑफ जीडीपी में ये कंट्रीब्यूट करता है टर्जरी सेक्टर। अब कितने लोग इसमें एम्प्लॉयड है? भाई इसमें एम्प्लॉयड है 31% वर्कफोर्स से, यानी प्रत्येक 100 में से 31 आदमी टर्जरी सेक्टर में काम करते हैं, जिसमें जो जीडीपी में 55% कंट्रीब्यूट करता है। यानी सबसे ज्यादा जीडीपी में कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? टर्जरी सेक्टर। तो यहां तक हमें एक चीज क्लियर होगी कि भाई टर्जरी सेक्टर का जीडीपी में काफी बड़ा योगदान है। अब हम यहां से कुछ पॉइंट हमें यहां से देखने हैं, आइए समझते हैं। भाई कोई भी देश विकसित कब होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री व्हेन इट इज पॉसिबल। भाई कोई भी देश डेवलप होता है उसकी पहली शर्त है भाई सबसे पहले आदमी एग्रीकल्चर या नेचुरल से रिसोर्सेज प्राप्त करता है। ठीक, यानी पहले हम अपना प्राइमरी सेक्टर को डेवलप करेंगे, देन कोई भी इंसान फिर उसके बाद डेवलप करेंगे सेकेंडरी सेक्टर, यानी अपनी इंडस्ट्रीज को हम डेवलप करेंगे या फैक्ट्रीज को। तो सबसे पहले प्राकृतिक रिसोर्सेज, उसके बाद इंडस्ट्रीज, और सबसे लास्ट में जाके जब हमारी इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होता है फिर उसके बाद आता है सर्विस सेक्टर। फिर उसके बाद शुरू होती है सर्विस सेक्टर। कोई भी देश, जितने विकसित देश हुए हैं, पश्चिम देश हो गए, अमेरिका हो गया, यूरोप के कंट्रीज हो गए, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ये सारे इसी तरीके से डेवलप हुए। पहले प्राइमरी सेक्टर, देन सेकेंडरी सेक्टर, फिर टर्जरी सेक्टर। अब हम देखते हैं भारत में ये किस तरीके से रहा है। भाई ठीक, पहले एग्रीकल्चर होगा पूरी दुनिया में, फिर इंडस्ट्रियल, फिर सर्विस सेक्टर। लेकिन भारत में क्या रहा है? भारत में एग्रीकल्चर के बाद सीधे सर्विस सेक्टर का विकास हुआ। क्यों हुआ भाई? क्योंकि 1990 में भारत की अर्थव्यवस्था ओपन हुई, जहां एलपीजी मॉडल फॉलो किया गया। एलपीजी मॉडल क्या? यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन वाला मॉडल फॉलो किया गया, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था काफी हद तक ओपन हो गई थी। और जबकि 1990 से पहले हमारी अर्थव्यवस्था क्या थी? क्लोज्ड इकोनॉमी थी, जहां सोशलिस्ट मॉडल फॉलो किया जाता था, जहां हर चीज, छोटी छोटी चीजों के लिए उद्योगपति को लाइसेंस लेना पड़ता था और ज्यादातर चीजें सरकार के अधीन थी। उससे क्या हुआ? हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल सेक्टर उस तरीके से विकसित नहीं हो पाया। और जब विकसित नहीं हो पाएगा तो भाई क्या होगा? अभी जैसे हमने देखा था, आज की डेट में भी लगभग 42% लोग एग्रीकल्चर में या प्राइमरी सेक्टर के अंदर काम करते हैं। 42 से 43% लोग प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट हैं। तो इतने सारे लोग आज भी डिपेंडेंट है, और जीडीपी में लेस देन 20% इसका योगदान है। जीडीपी में लेस देन 20% इसका योगदान है। तो आप सोचिए, जब ज्यादा लोग ऐसी जगह काम करेंगे जो आपको कम पैसे प्रदान कर रही है, तो देश में गरीबी स्वतः ही आएगी। तो भारत में क्या होना चाहिए था? एग्रीकल्चर के बाद मैन्युफैक्चरिंग का विकास होना था, ऐसा नहीं हो पाया। 1990 के बाद एलपीजी मॉडल से सर्विस सेक्टर का बूम आया, उसमें भी आईटी सेक्टर का पार्टिकुलरली बूम आया था, आईटी सेक्टर का। अब देखते हैं
भाई एग्रीकल्चर से सीधे भारत सर्विस सेक्टर में ट्रांजिशनरी फेज रहा 1990s के बाद। ये एक बार ठीक है, ये एक बार इन सारी चीजों को जब मैं आपको एलपीजी वाला मॉडल पढ़ाऊंगा और भारत का इकोनॉमिक इतिहास पढ़ाऊंगा तब भी ये आपको डिटेल में समझाऊंगा। अभी जो हमने सेक्टोरल कंपोजिशन पढ़ा था एम्प्लॉयमेंट का, प्राइमरी सेकेंडरी टर्जरी सेक्टर का, खाली अभी हम उसको देखेंगे और देखेंगे भारत में जॉबलेस ग्रोथ क्यों हुई है। भाई जब मैन्युफैक्चरिंग में कम ग्रोथ है हो पाई है, यानी मैन्युफैक्चरिंग जो वर्क फोर्स है उसको उतना नहीं एब्जॉर्ब कर पाया, और एग्रीकल्चर में भाई ऑलरेडी लोग फिर ज्यादा काम करेंगे क्योंकि सर्विस सेक्टर में स्किल्ड लोगों की जरूरत होती है। भाई ठीक है, जैसे भाई सर्विस सेक्टर में एक तो छोटी सर्विसेज होती है, जैसे भाई मान लीजिए कोई धोबी है या ड्राइवर है या कंडक्टर है या कोई आदमी मान लीजिए ठेला लगा रहा है सड़क पे, फल बेच रहा है, बर्फ लगा रहा है, मूंगफली बेच रहा है, तो भाई ये तो क्या कहते हैं, इससे बहुत ज्यादा धन नहीं है और ये एज ए हम अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड पर्सन इन लोगों को मान सकते हैं। लेकिन जहां धन है, जैसे आईटी सेक्टर हो गया, भाई इंजीनियर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, टीचर्स हो गए, और उसके बाद हम देख सकते हैं डॉक्टर्स, टीचर, आईटी सेक्टर में, उसके अलावा बहुत सारे लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हो गए या एडमिनिस्ट्रेशन में हो गए। तो ये सर्विसेज ऐसी हैं जहां लोगों को ज्यादा धन प्राप्त होता है। तो लेकिन यहाँ कुछ लोग ही जा सकते हैं क्योंकि इसके लिए स्किल्ड होना जरूरी है, राइट। जबकि सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड लोगों को एब्जॉर्ब करना था मैन्युफैक्चरिंग में, और ये लोग एब्जॉर्ब नहीं कर पाए। उसका सबसे बड़ा रीजन रहा कि एग्रीकल्चर में आज भी भारत में उतने लोग काम कर रहे हैं जितनों की एक्चुअल में जरूरत नहीं है। उससे क्या हुआ है, एक तो अंडर एम्प्लॉयमेंट हुआ है भारत में, यानी बेरोजगारी तो है ही, साथ के साथ ऐसी बेरोजगारी उत्पन्न हुई है जैसे किसी खेत में 3 लोग काम कर सकते हैं, वहां 5 लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है, एक तो ये वाली चीज हुई है, और दूसरा भारत में जब मैन्युफैक्चरिंग इतने लोगों को एब्जॉर्ब नहीं कर पाई तो एक और चीज और हुई है, भारत में जॉबलेस ग्रोथ हुई है। ठीक, यानी भारत की अर्थव्यवस्था तो बढ़ी है लेकिन भारत में इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाया। तो ये बहुत बड़ा रीजन है भारत में बेरोजगारी का और भारत के रिसेंट जॉब क्राइसिस का, कि भारत में लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। आज की डेट में अगर हम नीति आयोग की रिपोर्ट को माने तो भारत में एवरी मंथ भारत में 1 मिलियन स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो जॉब की डिमांड मांग रहे हैं कि हमें जॉब दो। ठीक है, तो ये ह्यूज नंबर है जिसपे हमें जल्दी से काम करना चाहिए, और ये तभी होगा जब हम अपने मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को और इम्प्रोवाइज करेंगे, अपने लोगों को स्किल्ड देंगे। ठीक है, ये आगे और इन सारी चीजों को जब मैं प्रॉपर पढ़ाऊंगा तो एक बार फिर से बताऊंगा डिटेल्ड में। अभी ये है कि आपको एक ओवरव्यू इन सारी चीजों का मिल जाए, राइट। अभी तक फिर हमने आज क्या क्या पढ़ा है भाई, अभी तक देखिए हमने क्या पढ़ा भाई, ये प्राइमरी सेक्टर जीडीपी में लेस देन 20% कंट्रीब्यूट करता है, और यहां लगभग 43% वर्कफोर्स काम करती है। सेकेंडरी सेक्टर में हमने क्या देखा भाई, सेकेंडरी सेक्टर लगभग 30% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है, और यहां वर्कफोर्स कितना काम करती है, लगभग 27% वर्कफोर्स काम करती है। फिर टर्जरी सेक्टर हमने देखा, टर्जरी सेक्टर में लगभग 56% ऑफ जीडीपी टर्जरी सेक्टर 56% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है, और यह वर्कफोर्स कितनी काम कर रही है, लगभग 31% लोग यहां काम कर रहे हैं। यानी लोग ज्यादा से ज्यादा टर्जरी सेक्टर में होने चाहिए, सेकेंडरी सेक्टर में होने चाहिए थे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, वो एग्रीकल्चर में और सर्विस सेक्टर में है। और सर्विस सेक्टर में भी छोटे चीजों पे ज्यादा है, जैसे भाई लोग सड़क पे ठेला लगा रहे हैं या फिर छोटा मोटा काम कर रहे हैं, ड्राइवर हैं, धोबी हैं। ठीक है, तो इस तरीके के छोटे काम कर रहे हैं जिसमें लोगों को ज्यादा पैसा नहीं मिल रहा है, डोमेस्टिक वर्कर्स है, राइट।
तो ये सर्विसेज कर रहे हैं, बट ये ऑर्गेनाइज्ड सर्विस नहीं है। ये हम आगे इन सारे वर्ड्स के मीनिंग देखेंगे, राइट। तो हमें मोटा मोटा आइडिया लग गया कि भारत में जॉब लेस ग्रोथ है और ये बहुत बड़ा रीजन है भारत में अनएम्प्लॉयमेंट का। तो ये चीज आज हमने पढ़ा कि भाई ज्यादा वर्कर एग्रीकल्चर में है और ज्यादा हमारे पास इंडस्ट्रीज नहीं है। ज्यादा हमारे पास इंडस्ट्रीज नहीं है और स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स की भारत में थोड़ी कमी है। और हमने देखा कि सर्विस सेक्टर में थोड़े कम लोग हैं जो ज्यादा धन प्रोवाइड करा सकता है। तो यहां तक मेरा साथ रहने के लिए थैंक यू गाइस। प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को आप सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मैं आगे भी आपको इस तरीके के कंटेंट इकोनॉमी की सीरीज को लगातार जारी रखूंगा। तो थैंक यू गाइस।